हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप सारे बच्चे अपनी तैयारी जो एग्ज़ाम्स की वो अच्छी तरह से कर रहे होंगे और आप लोग अपनी ट्रिग्नोमेट्री को एंजॉय कर रहे होंगे, जो कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो हमारी यूनिट 7 है। और हमने अपने पिछले लेक्चर में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस थी उनको सॉल्व करना सीखा, जिसके अंदर हम अननोन एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे थे। तो हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स भी किए थे पिछले लेक्चर में। अभी आज के लेक्चर में हम लोग जो दो बचे हुए एग्जाम्पल हैं उनके अंदर से इंपॉर्टेंट पार्ट्स करेंगे और अपनी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, सो दैट कि ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो जो इसी कंटिन्यूशन के अंदर हमारा जो एग्जाम्पल 13 है, अगर हम उसको देखें तो इसमें लिखा हुआ है इफ रूट 3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 एंड थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 to 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रूट 3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है वो है हमारा जो गिवन क्वांटिटी है उसके अंदर एंगल दे रखा है 2 थीटा, और जो हमें फाइंड आउट करना है उसके अंदर हमें एंगल थीटा दिया हुआ है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन में थीटा की कंडीशन दी हुई है कि वो 0 से 90 के बीच में लाई करेगा। तो हमें, क्योंकि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स की वैल्यू पढ़ के आ रहे हैं वो सारी वैल्यू हमारी 0 से 90 के बीच में लाई कर रही थी। अब जो क्वेश्चन है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले गिवन क्वांटिटी देखेंगे, तो रूट 3 tan 2 थीटा 3 के बराबर था, तो यहाँ से tan 2 थीटा की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो 3/√3 हो जाएगी, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे रूट 3 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ जाके। इसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये रूट 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 3 टाइम्स, और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा निकलकर वो यहाँ पे हमें रूट 3 मिलेगा। तो हमें पता है कि tan 2 थीटा रूट 3 के इक्वल है, तो हमें सोचना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में रूट 3 जो है वो tan थीटा की वैल्यू कौन से एंगल पे आती है। तो वो हम सबको याद है, दैट इज tan 60 डिग्री। तो यहाँ से इनडायरेक्टली हमें समझ में आया कि tan 2 थीटा tan 60 डिग्री के इक्वल है। तो इसका मतलब 2 थीटा जो एंगल है वो 60 डिग्री बन गया। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइडों में तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी। अब हमें क्या करना है, ये जो थीटा की वैल्यू है इसको अपनी जो इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर देना है। तो हम अपनी इक्वेशन में थीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी 3√3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें थीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की 30 डिग्री, इसको पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 3√3 cos 30 प्लस 2 sin 30 माइनस 6 tan स्क्वायर 30। अब हमें 30 डिग्री पर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 3√3 कॉन्स्टेंट है, cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होती है, प्लस है बीच में, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, फिर -6 है, उसके बाद tan स्क्वायर 30 है। तो आप सब जानते हो कि tan स्क्वायर 30 का मतलब क्या होता है कि tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, इसका स्क्वायर करना है। अब ये एक एक्सप्रेशन आ गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं सारे बच्चे। तो ये हो जाएगा 3√3 इंटू √3/2 बन गया 9/2, 2 इंटू 1/2 1 बन गया, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1/√3 का जो स्क्वायर है वो 1/3 बनेगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और बीच में क्या लगा हुआ था माइनस। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद आप देख पा रहे हैं इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ गया, 7/2 आ गया, जिसको फर्दर लिख सकते हैं 3 होल नंबर 1/2। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन 13 है इसके बेसिस पर आपको एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपना जो एग्जाम्पल 14 है, इस एग्जाम्पल 14 में से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं अब। तो ये जो पार्ट है ये है पार्ट सेकंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके ऊपर एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आपको जरूर मिलेगा। ये है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और हमें थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व। आप सब जानते हैं सॉल्व करने का मतलब होता है अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना, और इसमें अननोन वैल्यू थीटा है। यहाँ पे थीटा की कंडीशन भी दी हुई है कि वो 0 से 90 के बीच में लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको इक्वेशन जो हमें गिवन है इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सॉल्व करके इक्वेशन हमारे सामने आ रही है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मैं राइट साइड में आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है इसके अंदर हमें इक्वेशन दी हुई है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो 2 है इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जो 1 है इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, आपको मालूम है 1 को लेके आना पड़ेगा तभी हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो राइट साइड है उसमें 0
मतलब जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। तो ये इक्वेशन फाइनली हमारे पास जो सामने आ रही है वो आ रही है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो -1 हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया है, इसको ट्रांसपोज करने का जो रीज़न है वो ये है कि जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो साइन, ये पूरी इक्वेशन का जो वेरिएबल पार्ट है वो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है और साथ में क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि हमारे इक्वेशन सॉल्व जब होगी जब वेरिएबल एक ही हो। तो इसके अंदर जो वेरिएबल है वो दो नज़र आ रहे हैं हमें, एक तो कॉस थीटा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जिसको कि आप लोगों ने हमारे जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पे सीखा था कि आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमें करना क्या पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो एक ही होना चाहिए पूरे क्वेश्चन में। अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दो हो। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक ही होना चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन के हमें फैक्टर बना के सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है, थीटा अगर हम यहाँ पे सेम रखें। तो हम चाहते क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन की, वो ये है कि जो साइन स्क्वायर थीटा में नज़र आ रहा है, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कॉस थीटा में, ताकि ये पूरा जो इक्वेशन है वो उसमें वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक ही हो जाए। साइन कॉस जो है वो दोनों एक ही वेरिएबल में हो, या तो दोनों कॉस में हो या दोनों साइन में हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4 इंटू ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो हमारे सामने आ गई, इसको सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो ये इक्वेशन सॉल्व करके हमारे सामने आती है 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि जनरली बच्चे नहीं समझ पाते हैं। इसमें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने ये जो कन्वर्जन किया, ये जो वैल्यू पुट करी यहाँ पे, ये वैल्यू पुट करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको समझना है। तो ये मैं आपको लोगों को सबको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार और दोबारा से समझिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जब तक फैक्टर नहीं बनाएंगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अदरवाइज जो सॉल्यूशन पार्ट है उसमें देखेंगे आपकी उन्होंने डायरेक्ट सॉल्व करके दे दिया है हमें क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं, लेट कॉस थीटा को हम एज्यूम कर लेते हैं। और अगर आप लोग एज्यूम नहीं भी करते हैं, आप समझ सकते हैं, आप इतने बड़े बच्चे हैं कि जो कॉस थीटा है वो एक वेरिएबल है यहाँ पे। अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैंने आपको बताया था कि इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। उसके बाद 10th क्लास में तो आप नेचुरल सी बात है काफ़ी मेथड सीखेंगे इसके। तो सॉल्व करने का तरीका क्या था कि जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, जो कि आपको 4 नज़र आ रहा है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है -3, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा -12। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ये जो 12 नंबर आ रहा है हमारे सामने, इस 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करके 4 आ जाए। तो आप देखिए कि 12 के फैक्टर होते क्या है। अगर हम 12 के फैक्टर देखें तो 12 के फैक्टर हैं 1 इंटू 12, उसके बाद 2 इंटू 6, उसके बाद 3 इंटू 4, ये हमारे 12 के फैक्टर हैं। तो आप देखिए इन फैक्टर्स के अंदर ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको प्लस या माइनस करके 4 आ सकता है। तो 1 और 12 को प्लस माइनस करके 4 नहीं आ सकता, 3 और 4 को हम प्लस माइनस करके 4 ही ला सकते, लेकिन 2 और 6 से हमारा आंसर आ सकता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमारा बीच वाला फैक्टर है 2 इंटू 6, इसमें 6 माइनस 2 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। तो इसका मतलब हमारा जो फैक्टर यूज होने वाला है वो 2 एंड 6 है। तो ये फैक्टर करने वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस का वो है, x लिखेंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस कर लो कि ये जो बीच में 4x दिया हुआ है, इस 4x को हमने कैसे ब्रेक करना है, 6 और 2 की हेल्प से। तो इस 4x को क्या लिख सकते हैं, 6x माइनस 2x। जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको लिखो, 6x माइनस 2x। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, -3 एज इट इज इक्वल टू 0। तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। देखो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। जो ये 4x था इसको हमने 6x माइनस 2x लिखा, किसकी हेल्प से,
इन फैक्टर्स की हेल्प से, ये जो 2 और 6 फैक्टर है हमारे। अब क्या करना है, अब हमें जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पार्ट जो है उसको देखिए ध्यान से। ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं 4x स्क्वायर और 6x, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो देख लो। तो हमें साफ नजर आ रहा है इसके अंदर से 2x कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा अंदर, तो 4x स्क्वायर के अंदर तो हमें 2x बचेगा, बीच में प्लस का साइन है, और क्या बचेगा 3 बचेगा। अब देखो अब ये जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं, ये वाली जो नेक्स्ट 2 टर्म्स है -2x और -3, इसके अंदर से कॉमन क्या आ रहा है, तो इसके अंदर से कॉमन सिर्फ -1 आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2x + 3। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो है फैक्टराइज करने के काम में आ रहा है। और आप फर्दर देख पा रहे होंगे कि 2x + 3 दोनों के अंदर से फिर कॉमन आ रहा है। तो 2x + 3 को फिर इसके अंदर से कॉमन निकाल लेंगे। तो 2x + 3 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, 2x - 1 = 0। अब याद करो हमने x को क्या पुट किया था, ये जो x हमने क्या माना था cos थीटा, तो इसका मतलब x की जगह पे cos थीटा रख सकते हैं। तो जब x की जगह पे cos थीटा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 cos थीटा + 3 इंटू 2 cos थीटा -1 = 0। यही हमारे इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो पार्ट हमने इतना सॉल्व किया है, जो ये पार्ट यहाँ पे समझाया नहीं गया है, इसको डायरेक्ट हमें यहाँ पर ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन को डायरेक्ट फैक्टराइज करके ये दे दिया गया है। तो ये फैक्टराइजेशन पार्ट जो ये आपको आना चाहिए। तो आप अपने लेफ्ट साइड के सॉल्यूशन पार्ट में आ जाओ। जहाँ तक मैंने ये फैक्टर बना के दिखा दिए उसके आगे देखते हैं कैसे करना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो फैक्टर हमें नजर आ रहे हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देखो ये वाला 2 cos थीटा + 3 इंटू 2 cos थीटा -1 = 0। 0 के बराबर है, इसलिए इन दोनों फैक्टरों को अलग अलग 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो 2 cos थीटा + 3 = 0 हो जाएगा। और सेकंड फैक्टर क्या है, 2 cos थीटा -1 = 0 हो जाएगा। अब जो फर्स्ट फैक्टर है उसके अंदर से cos थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो वो -3/2 आएगी। और जो सेकंड फैक्टर है उसके अंदर से cos थीटा की वैल्यू निकालें तो 1/2 आएगी। अब आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी तक आपके इसमें नहीं आया था। आप सबको याद होगा कि जो cos थीटा की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। तो कहने का मतलब है कि cos थीटा की वैल्यू आपने अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल जो स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू पढ़ी उसके अंदर नेगेटिव कभी भी नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये वैल्यू लिखी हुई है cos थीटा = -3/2, इस वैल्यू को आप अपनी 9th क्लास के अंदर डिस्कार्ड करेंगे। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो cos थीटा -3/2 है वो 0 से 90 के बीच में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होता है लेकिन आपने जो वैल्यू पढ़ी है 0 से 90 के बीच में उसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे मतलब का जो पार्ट रह गया वो रह गया cos थीटा = 1/2। अब आपको देखना है कि 1/2 जो वैल्यू है वो cos की कौन से एंगल पर होती है, वो होती है cos 60 के बराबर। तो यहाँ से थीटा को जब हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये जो थीटा है हमारा, ये थीटा क्या बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, थीटा = 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि जितनी भी हमारी वैल्यूज हैं साइन थीटा cos थीटा की, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती हैं, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज 23 जो सी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल देखा था उसके बेसिस पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन से क्या होता है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इफ 4 cos square x degree -1 = 0 एंड थीटा दैट इज x डिग्री लाइंग बिटवीन 0 to 90। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू जो है वो 0 हो भी साथ में 0 और 90 के साथ इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो x की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं, और 0 से 90 के बीच का कोई भी एंगल हो सकता है। तो हमें पता करना है सबसे पहले x डिग्री की वैल्यू निकालो, उसके बाद sin स्क्वायर x डिग्री + cos स्क्वायर x डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और थर्ड पार्ट में 1/cos स्क्वायर x डिग्री - tan स्क्वायर x डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप राइट साइड में देखिए, तो यहाँ पर हमें जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखो, 4 cos स्क्वायर x डिग्री -1 = 0 है। x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई कर रही है, जिसमें कि 0-90 एंगल को हमें इंक्लूड करना है। तो ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है हमें x की जो x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तो x की वैल्यू निकल आएगी तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो देखिए आप क्या है, 4 cos स्क्वायर x -1 = 0। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x डिग्री = 1/4। जब हम इसको cos स्क्वायर x को हम एक तरफ लेकर रखेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को फ्री करना है हमने। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, उसके बाद हमारा स्क्वायर रिमूव होगा। तो आप देखिए cos x डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √1/4। अब बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, सारे बच्चे ध्यान से समझना।
वो क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट जब सॉल्व करते हैं तो प्लस का रूट ही शो करते हैं। आपको मालूम है स्क्वायर रूट जब सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस 2 वैल्यू आएंगी। जब हम 1/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/4 जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस 1/2। जनरली बच्चे प्लस का 1/2 लिख के आते हैं और उनका आंसर मैच भी कर रहा है, लेकिन एक स्टेप बीच में गड़बड़ हो जाता है, उसके कारण से हमारी स्टेप मार्किंग में मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं। तो ये cos x डिग्री की वैल्यू जो है वो बन गई प्लस माइनस 1/2। अब यहाँ से दो कंडीशंस निकल के आ रही हैं। अब हमेशा ध्यान रखना, अब आप लोग बड़े हो गए हैं, आप जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो तो दोनों वैल्यू लेनी है, उसके बाद उन दोनों वैल्यूज को एनालाइज करना है कि कौन सी वैल्यू उस क्वेश्चन के लिए सूटेबल है या फिट बैठती है और कौन सी वैल्यू हमें डिस्कार्ड करनी है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि दोनों वैल्यू एक्सेप्ट करनी हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि दोनों वैल्यूज जो आ रही हैं वो 10th में ऐसा होगा कि वहाँ पर आंसर ही नहीं आएगा, दोनों वैल्यूज जो आ रही हैं हम बोलेंगे कि एम्प्टी हो जाएगा सेट, या फिर जो हमारा आंसर है वो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक आंसर सही हो, जैसे कि हमने अपने एग्जांपल में देखा था। तो यहाँ से दो कंडीशंस हमारे सामने आ रही हैं, देखिए ध्यान से। जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग cos x डिग्री की वैल्यू हम -1/2 अगर लें तो आपको पता है कि जब x की वैल्यू हमारे इस पार्ट में 0 से 90 के बीच में लाई कर रही है और हम ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को अच्छी तरह से पढ़ के आ रहे हैं, तो ऐसा कोई भी एंगल नहीं है जिसपे cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, तो हमारी जो cos थीटा की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करती है, तो -1/2 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे cos x डिग्री इज इक्वल टू -1/2 के आगे नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये इक्वल नहीं हो सकता। फॉर किस कंडीशन में? जब x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करेगी। सेकेंड पार्ट जो है इसका, जिसको कि नॉर्मली तुम लोग सॉल्व कर लेते हो, यहाँ से हमें वैल्यू निकल के आ रही है cos x डिग्री इज इक्वल टू +1/2, ये पॉसिबल है। इसका मतलब अब हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटीज को भी ध्यान में रखना है अंडर कंडीशन। तो cos x डिग्री की वैल्यू 1/2 के बराबर है, इसका मतलब cos x डिग्री इज इक्वल टू 1/2 cos थीटा की वैल्यू कौन से एंगल पर होती है वो लिखना है, दैट इज cos 60 डिग्री। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा x है वो 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। cos से cos को कैंसिल नहीं करना है, याद रखना। तो x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो आ गई 60 डिग्री। तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इस फर्स्ट पार्ट की हेल्प से हम बाकी दोनों पार्ट्स अपने सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग जानते हो किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। सिंपली हमें जो एंगल है उसको पुट करना है जो हमने फाइंड आउट किया है, और उस एंगल पर हमें जो रिस्पेक्टिव हमारे पार्ट हैं उनकी आंसर्स को निकालना है। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन 5 है वो बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी 4 समझा, तो इस तरीके से 5 को भी आप कर पाएंगे। क्वेश्चन 6 हमारा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट। क्वेश्चन 7 को भी सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन 8 जैसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, तो आप लोग उसका रेफरेंस ले सकते हैं। क्वेश्चन 9 भी एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल की तरह, जिसमें कि एक फिगर बनी हुई है और इस फिगर में आप लोग x की वैल्यू और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो y की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के y की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने फर्स्ट पार्ट में cos x डिग्री की वैल्यू पूछी है, तो वहाँ से cos x डिग्री की वैल्यू निकल के जब आ जाएगी तो वहाँ से हम एंगल x को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन 10 के अंदर एक फिगर बनी हुई है, इसको भी हम सिमिलर वे से 9th क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन 11th जो है वो हमारा टेक्निकली इंपॉर्टेंट है, और इसके जैसा आपने एग्जांपल किया था अभी लास्ट, इसमें लिखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए का मतलब है एंगल ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और मैग्नीट्यूड जो वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें जो पार्ट दिए हुए हैं उनके अंदर मैं एक पार्ट फोर्थ पार्ट लेके आपको समझाता हूँ, बाकी बीच में से थर्ड पार्ट है। आप देख पा रहे होंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें फेमिडल टर्म स्प्लिट करनी है। जो हमारा पार्ट सेकेंड है, पार्ट फर्स्ट है और पार्ट फोर्थ है, ये सिमिलर टाइप के हैं, तो इसमें से हम एक पार्ट करके देखते हैं, ठीक है, समझना सारे बच्चे। तो क्वेश्चन 11th है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए इफ 2 tan 3a cos 3a minus tan 3a plus 1 is equal to 2 cos 3a। तो कभी भी क्वेश्चन को लेंथ को देख के कभी भी डरना नहीं है, क्वेश्चन की लेंथ से कुछ नहीं होता है। आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए। और कॉन्फिडेंस कब बनता है? जब हमें नॉलेज होता है। तो हम लोगों को अपने पूरे टॉपिक का नॉलेज गेन करना चाहिए। 9th क्लास में अभी अगर आप लोग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप 10th में आएंगे तो 10th में शुरू की स्टार्टिंग से ही आप लोग अगर यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे तो आपके नॉलेज में हम कमी नहीं आने देंगे किसी भी कीमत पर। तो आप लोग इस बात को बहुत पॉजिटिवली लीजिए कि आप कनेक्टेड रहिए, और 9th के एग्जाम खत्म होते ही हम 10th की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है, बड़ा सिंपल है। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एंगल सारे डिफरेंट है। जो एंगल है हमारे 3a दे रखा है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ पर जो हमें जो तरीका है उसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें फैक्टराइज करना है इसको, मेनली फैक्टर बनने चाहिए तभी इक्वेशन सॉल्व होगी। तो यहाँ पर स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्म तो है ही नहीं, तो हमने क्या किया, सबसे जो पहला काम किया, ये जो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे 2 cos 3a, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लिया, जिससे कि ये क्या बन गया, नेगेटिव में हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ध्यान से देखो सारे बच्चे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हैं। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि 4 टर्म्स में फैक्टर बनाने के लिए दो टर्म के पेयरिंग होगी। अब पेयरिंग कैसे करनी है, लाइक टर्म्स को देखकर। तो आप ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट हमारी टर्म है वो है 2 tan 3a cos 3a, और नेक्स्ट टर्म है tan 3a। तो इसके अंदर से हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं tan 3a। तो फर्स्ट 2 टर्म में से हम tan 3a को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे जब हम tan 3a को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, फर्स्ट 2 टर्म के अंदर ये बचेगा 2 cos 3a minus 1। अब हमारा जो फैक्टर निकल के आ रहा है 2 cos 3a minus 1, इसको देखते हुए हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स को देखना है। जो हमारी नेक्स्ट 2 टर्म्स थी वो देखो ध्यान से सारे, मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये वाली टर्म है नेक्स्ट 2 टर्म्स, 1 minus 2 cos 3a। और हम किसको रेफरेंस लेके चल रहे हैं, हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं 2 cos 3a minus 1 को, और इसको देखना है। तो ये दोनों सेम होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें कॉमन क्या लेना पड़ेगा, -1 कॉमन लेना पड़ेगा बाकी 2 टर्म के अंदर से। जब हम -1 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2 cos 3a minus 1। आप जानते हो नेगेटिव साइन को जब कॉमन लेते हैं तो -1 को या कॉमन लें या मल्टीप्लाई करें, तो उससे आपको मालूम है साइन चेंज हो जाते हैं। तो जो हमारे -1 को जब हम कॉमन लेंगे तो जो 2 टर्म थी हमारी उसके अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो -2 cos 3a प्लस का हो जाएगा और +1 -1 हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या हो गया कि हमारे ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, जो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ब्लू कलर से मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये दोनों फैक्टर्स सेम हो गए। तो इसके अंदर से अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इन फैक्ट कॉमन फैक्टर्स को। तो 2 cos 3a minus 1 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो जब इसको कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, tan 3a minus 1 बचेगा। तो ये हमारी इक्वेशन फैक्टराइज हो गई। तो जो ये 3 पार्ट है हमारे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये इस तरीके से फैक्टर बनाने हैं आपको, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा पार्ट है। अब ये 2 फैक्टर हमारे निकल के आ गए, आपको अच्छी तरह से पता है कि इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है। तो यहाँ से ये दोनों फैक्टर हमारे अलग अलग 0 के इक्वल होंगे, और दोनों के बीच में और लगाएंगे, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज हमारी यहाँ पे चेक करनी है कि पॉसिबल है, होगा नहीं होगा एंगल, है ना। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, 2 cos 3a minus 1 इज इक्वल टू 0। किसी भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं करते हैं, हम हर एक पॉसिबिलिटी को सॉल्व करके दिखाएंगे, और अगर पॉसिबल कंडीशन में एंगल निकलेगा तो उसको लिखेंगे कि ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। सेकंड फैक्टर क्या निकल के आया, tan 3a minus 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर जो था, यहाँ से cos 3a की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू 1/2 आ जाएगी। और आप अच्छी तरह जानते हो cos 3a इज इक्वल टू 1/2 cos की वैल्यू कब होती है, जब एंगल 60 डिग्री होता है। तो इसका मतलब जो एंगल 3a है अगर कंपेयर करेंगे तो वो 60 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से एंगल a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 डिग्री आ जाएगी। अब क्वेश्चन में एंगल a के बारे में क्या बोला गया है, तो ध्यान से देखो, मैं दोबारा से ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि एंगल a का मैग्नीट्यूड निकालिए, कंडीशन कोई नहीं दी हुई है कि एंगल a कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। तो हमारा जो एंगल a 20 आ गया, ये वैल्यू हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी नहीं आ रही और हमने जो टेबल पढ़ा है उसके बीच में लाई भी कर रहा है ये वैल्यू 20 डिग्री। अब यहाँ से tan 3a की वैल्यू, जो हमारा सेकंड पार्ट था, सेकंड फैक्टर, इसको सॉल्व करेंगे तो tan 3a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, आप सब जानते हो अच्छी तरह से कि जो tan थीटा है उसकी वैल्यू 145 डिग्री पे होती है। तो यहाँ से हम इस 1 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। जब कंपेयर करेंगे तो 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से एंगल a की वैल्यू क्या आएगी, 45/3, जिसको कि सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा आंसर, 15 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि एंगल a 15 डिग्री भी हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। तो हमारा जो सेकंड आंसर है वो भी इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है, क्योंकि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है जो हमने पढ़ी है, वैल्यूज वो 0 से लेके 90 के बीच में वेरी करती हैं। तो ये दोनों वैल्यूज जो निकल के आ रही हैं, दोनों हमारी 0 से 90 के बीच में लाई कर रही हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि जो एंगल a है वो 0 से 90 के बीच में होगा, लेकिन जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हमने जो वैल्यूज पढ़ी हैं, उन वैल्यूज की जो रेंज है 0 से 90, उसके अंदर ये वैल्यूज हमारी लाई कर रही हैं। इसलिए इन दोनों वैल्यूज को हम एक्सेप्ट करेंगे, और ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर निकल के आता है। तो आई होप ये आपको 11th क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में वही सॉल्व करना है, तो इसका हमने 7th पार्ट पहले चूज किया है। 6th और 7th ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन 12 में 7th पार्ट में लिखा है सॉल्व फॉर x, और इक्वेशन दे रखी है 3 tan स्क्वायर 2x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो हमारी कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 3 tan स्क्वायर 2x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 1 दे रखा है।
तो यहाँ से सबसे पहले, क्योंकि नेचुरल सी बात है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो x वाला पार्ट है इसको फ्री करना है, और इसको फ्री करने के लिए सबसे पहले 3 हटेगा, फिर स्क्वायर हटेगा, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 को रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 1/3। 3 को ट्रांसपोज कर देंगे, डिवाइड कर देंगे राइट साइड में ले जाकर। अब स्क्वायर से क्या लगेगा, उधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 10 2x माइनस 20 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/3। अब याद करो अच्छी तरह से कि मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था कि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो tan 2x माइनस 20 डिग्री की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस लिखनी है आपको। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 3 का क्या हो गया √3, जिसकी वैल्यू आप लोग एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ से हमारे सामने दो कंडीशंस निकल के आ रही हैं कि पहली केस में आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट केस के अंदर, कि जो tan 2x माइनस 20 है इसको हम -1/√3 के इक्वल ले लेते हैं। जनरली नेगेटिव वैल्यूज जो है वो हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए मैं माइनस वाली वैल्यू पहले लिख रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो tan 2x माइनस 20 है वो -1/√3 हो गया। और हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज का कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा है यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल्स, उसके अंदर tan थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं लेते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो tan थीटा का नेगेटिव नहीं आएगा, लेकिन tan थीटा की वैल्यू आने वाले टाइम पर नेगेटिव हो सकती है, 11th स्टैंडर्ड में आएगी वो चीज़, तो हम यहाँ पे इसको डिनाई कर देंगे। यहाँ पे हम डिनाई कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमने जो टेबल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमारी सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, लेकिन इस कंडीशन को लिखना जरूर है आपको। आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस, यहाँ पर क्योंकि कंडीशन दी नहीं है, उन्होंने बोला नहीं है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो सिंपली आप इसको नॉट इक्वल लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, tan 2x माइनस 20 इज इक्वल टू +1/√3। अब आप सब जानते हो कि tan 2x माइनस 20 को एज इट इज लिखेंगे, 1/√3 जो वैल्यू हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के अकॉर्डिंग वो हमें tan 30 डिग्री पे मिलती है। तो यहाँ से कंपेयर करने पर 2x माइनस 20 की वैल्यू 30 बन जाती है, और 2x की वैल्यू फर्दर बन जाएगी 50 डिग्री, और x की वैल्यू जो है यहाँ से फाइनली निकल के आ गई 25 डिग्री। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो नेगेटिव वैल्यूज को हमें जनरली यहाँ पर इग्नोर ही करना है, लेकिन वो कंडीशन को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर बाकी कुछ पार्ट्स हम देख रहे हैं जो कि हमें नज़र आ रहा है स्क्वायर के टर्म्स में। देखो साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर 30 वाला जो पार्ट है यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके अंदर साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं, तो उसको रखने के बाद फिर सॉल्व करेंगे। सिमिलरली 10th पार्ट है और 11th पार्ट भी ऐसा ही है। ये देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये वैल्यूज पहले रखी जाएंगी, इन वैल्यूज को फिर 1 की ट्रांसपोज किया जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 12th क्वेश्चन हमारा बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह आप देख पा रहे होंगे, ये वाला 12th जो पार्ट है, सॉरी इसका 12th क्वेश्चन का 12th पार्ट, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये भी हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन है कि इसके अंदर हम साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू को पहले रखेंगे, फिर उसके बाद कॉस के इक्वल करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, एंड आई होप आप लोगों को ये स्टैंडर्ड एंगल्स वाले जो क्वेश्चन हैं समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जब जैसी मेंशन करेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आप लोगों की ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो रही हैं। आप लोग अभी तक तो मेरे किसी स्टूडेंट ने इसमें पूछा नहीं है मुझे प्रॉब्लम की, सर ये प्रॉब्लम बता दो, और आप पूछेंगे तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और आप लोग मेहनत करिए, और आप के साथ सारी ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की, आप लोग अच्छा ही करेंगे, और जो मेहनत करता है उसको रिजल्ट हमेशा मिलता है डेफिनेटली। और लास्ट लाइन सबको पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।